आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज यानी मानव शास्त्रीय सिद्धांत की। मैं हूँ डॉक्टर मौलश्री शुक्ला और मैं एंथ्रोपोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। और आज इग्नू के समस्त मान के छात्र छात्राओं का स्वागत है इस ब्लॉक 3 के आखिरी यूनिट के लेक्चर के लिए, जिसका टाइटल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनेमिक थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर, सामाजिक संगठन और संरचना के गतिशील सिद्धांत। ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का लास्ट यूनिट है और इस यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 के साथ, जो हमने पिछले फ्राइडे को किया था इसी समय पे, और जिसमें हमने प्रकारवाद का सिद्धांत को समझा था। यहाँ पे हम समझेंगे संरचनावाद के सिद्धांत को, और कहीं ना कहीं हम पिछले लेक्चर को ही बिल्ड करते हुए इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनामिक थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर, जो ये टाइटल है हमारा, यानी कि सामाजिक संगठन और संरचना के गतिशील सिद्धांत में संरचना का क्या मतलब है। गतिशील मतलब डायनामिक, जो कि कभी रुकता नहीं, स्टैटिक नहीं है, और स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, जिसे हमें समझना है। और जिस सिद्धांत पे हम आज बात करने वाले हैं वो है सोशल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरलिज्म। सो द टर्म स्ट्रक्चर मीन्स टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का निर्माण करना का मतलब है संरचना। संरचना का क्या मतलब है? किसी चीज का निर्माण करना। ये जो शब्द था ये 19वीं सदी से जो है इस्तेमाल में आने लगा। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी 1999 में 3 मीनिंग्स देती है वर्ड स्ट्रक्चर की। वो कहती है संरचना शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, the way in which something is organized, built or put together, कोई ऐसा तरीका जिससे किसी चीज का संगठन, निर्माण या संयोजन किया जा सके, जैसे मानव शरीर। अ पर्टिकुलर सिस्टम, पैटर्न, प्रोसीजर और इंस्टीट्यूशन, एक विशेष प्रणाली, पैटर्न, प्रक्रिया या संस्था। और किसी वस्तु को जो कई भागों में विशेष तरीके से जोड़कर बनाई गई हो, और अ थिंग मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे, जैसे कि एक सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी स्ट्रक्चर। तो ये 3 जो तरीके हैं जिससे हम स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को समझते हैं, वो हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी की तरह, जिसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, और स्केलेटन के अंदर हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वाइटल ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके कुछ काम करते हैं। अब दूसरा तरीका जो बताया है वो क्लास स्ट्रक्चर या सैलरी स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पे एक पैटर्न हो, एक प्रोसीजर हो और एक इंस्टीट्यूशन हो। मतलब जैसे कि आप किसी क्लास स्ट्रक्चर की बात कर ले, सोसाइटी के अंदर हमने सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ पर एनम इनकम हमने डिवाइड किया हुआ है क्लास स्ट्रक्चर में, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। हम देखते हैं कि कितना कोई एक साल में कमा लेता है और उस हिसाब से हम उसको एक क्लास में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि एक वर्ग में उसको डालते हैं। और तीसरा सिस्टम है जैसे कि कोई एक घर हो जिसमें एक स्टोरी हो, जिससे हमने कई भागों को जोड़कर बनाया हो। अब बात करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मानव शास्त्र में ये तीनों ही मीनिंग्स को साइड बाय साइड हम इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि संरचनावाद को समझने के लिए हम तीनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और हम शो करते हैं क्या, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पार्ट्स। और हम कहते हैं that the parts of society are not isolated entities but are brought together in a set of relationships। हम कहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं किसी भी एक संरचना के जो हिस्से हैं, जो भाग हैं, उनमें आपस में एक जुड़ाव है, इंटरकनेक्टेडनेस है, और ये एक दूसरे से अलग थलग नहीं है। मतलब कि इनके अंदर एक परस्पर संबंध है और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। सबसे पहले अभी हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर समझा, बट अभी भी हम इस चीज को और अच्छे से समझे, इसलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं। For those who regard structure as an important analytical concept, the word is an organized entity.
It comprised of interconnected parts where each part can be studied in a relationship with others. Structure refers to the way in which parts of an entity are interconnected so that the entity emerges as interconnected whole, which for the purpose of analysis can be broken down into individual parts. अब यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो एक स्ट्रक्चर है यानी कि जो संरचना है किसी भी समाज की उसमें जो उसके विभिन्न भाग हैं यानी कि जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली मैरिज किनशिप जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो सब आपस में जुड़े हुए हैं वो एकीकृत हैं और उनमें एक विश्लेषण उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत भागीदारी को समझा जा सकता है। क्या व्यक्तिगत भागीदारी है ये समझा जा सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर को और समझने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के थ्योरी को लेकर के। व्हाई? बिकॉज ये सबसे पहले इंसान है जिन्होंने द वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया और ये सबसे पहले इंसान है जिन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी डेवलप किया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिक एनोलॉजी का मतलब है जैविक सादृश्य। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इंग्लिश में हैं अगर वो वर्ड्स हम उसी तरह समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है एक बायोलॉजिकल जीव है उसी तरह एक समाज है। He believes that the analogy will be greatly valid if we are able to show not only that the society is like an organism but also like organism is like society. So इनका कहना है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समाज को एक जैविक जो है सादृश्य के रूप में देखना चाहिए। मतलब हमें समाज को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ यानी कि किसी जीव के साथ कंपेयर करना चाहिए और समझना चाहिए जैसे किसी जीव का एक स्ट्रक्चर है वैसे ही समाज का एक स्ट्रक्चर है। सो अब आगे बात करते हैं व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हर्बर्ट स्पेंसर को कार्य शब्द यानी कि फंक्शन शब्द या प्रकार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने का भी श्रेय जाता है और उनका ये मानना है कि जैसे मशीन के विभिन्न अंग परस्पर जुड़े हुए होते हैं विभिन्न हिस्से परस्पर जुड़े हुए होते हैं ताकि मशीन सुचारू रूप से चलने के लिए कार्य कर सके उसी प्रकार समाज के विभिन्न हिस्से के बीच एक कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता होती है जो समाज को एकता और अखंडता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर। अब एक और वर्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है एक समझना है जिसका मतलब है सामाजिक संगठन और ये भी समझना है कि सामाजिक संरचना जो अभी हमने ऊपर समझी और जिसको हमने ऑर्गेनिक एनोलॉजी के सिद्धांत से समझा वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन हैज टेंडेड टू बी यूज्ड लूजली टू रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज। सामाजिक संगठन जो है वो हमारी समाज के अंदर कुल गतिविधियों का योग है। ये क्या है? सम टोटल ऑफ आर सोशल एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं एक समाज का अंग बन करके उसे हम किसमें काउंट करते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सोशल कंटेक्स्ट में किसी भी फॉर्मल रिलेशनशिप्स जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वो बनाती है हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेना देना है वो सोशल एक्शन से यानी कि हमारे गतिविधियों से है। Whereas social structure is concerned with social status of actors performing such action. और social structure क्या करता है? social structure पढ़ता है उन सारे भागों को जिससे मिलकर एक समाज बना होता है। उन भागों के अंदर मनुष्य होते हैं क्योंकि मनुष्य ही इन सारे भागों के निर्माता हैं और उन भागों के अंदर वेदर इट इज मैरिज फैमिली किनशिप जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मनुष्य कोई ना कोई स्टेटस के साथ काम कर रहा होता है कोई ना कोई उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे वो उसको वो निभाता है और उस भूमिका को निभाने के लिए उसको कोई ना कोई स्टेटस मिला होता है किसी न किसी पर्टिकुलर स्थिति में वो रहता है और इस वजह से एक औपचारिक और अनौपचारिक संबंध दोनों ही वो
एग्जीक्यूट करता है। और जब वो इस तरह के औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों को एग्जीक्यूट करता है तो स्ट्रक्चर जो है वो एक फंक्शनल होल बनाता है, जिसकी बात हमने पिछले यूनिट में करी थी इन रिलेशन टू दी मैलिनोस्कीज कंट्रीब्यूशन टू फंक्शनलिज्म, कि जो ये स्ट्रक्चर है वो चलता तभी है जब सारे पार्ट्स यानी कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड रहें, उन इंस्टीट्यूशंस के लोग अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने रोल्स को एग्जीक्यूट करते रहें और स्ट्रक्चर में उन सभी रोल्स पर एक स्टेटस मिला हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली के अंदर एक स्ट्रक्चर है और कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली के उनके पास एक एक स्टेटस है, वेदर अ पर्सन कैन बी अ फादर, कैन बी अ मदर, देन दे एग्जीक्यूट सम रिलेशनशिप्स और वो कुछ रिलेशनशिप्स को एग्जीक्यूट करते हैं जिन रिलेशनशिप्स को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट करते हैं, बट इस स्ट्रक्चर को मतलब मदर फादर एंड चिल्ड्रन आर काउंटेड एज द सोशल स्ट्रक्चर. Okay, I will develop this idea later on in this unit. So social organization implies some degree of unification. तो social organization किसकी बात करती है? Unification या एकीकरण की into the diverse elements, है ना? वो diverse situation में कैसे हम एकीकरण कर सकते हैं उसकी बात करती है. अब अभी हमने बात करी थी मैलिनोस्की की, और मैलिनोस्की वाज द पर्सन हु हैज यूज्ड द टर्म सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राइड टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ पर्पसिव मैनर. उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन जो हैं उनका कुछ उद्देश्य मूलक संगठन होते हैं और उनके कुछ उद्देश्य होते हैं और वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने होते हैं. और यही शायद उनकी थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म थी या प्रकारवाद का यही सिद्धांत था कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर फुलफिलिंग सम वाइटल नीड ऑफ द ह्यूमंस. वो कोई ना कोई बहुत अति आवश्यक मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहे हैं ना. अब जो रैडक्लिफ ब्राउन थे उनका सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन था. उनके हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पर्सन, whereas social organization referred to the arrangement of activities, and he perceived social organization as roles associated with status. So उनके हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ पर्सन है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो भी रोल वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन. लीवाई स्ट्रॉस की बात करते हैं. अभी हमें इस यूनिट में रैडक्लिफ ब्राउन और लीवाई स्ट्रॉस की ही बात ज़्यादा करनी है. क्लॉड लीवाई स्ट्रॉस कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट. वो क्या है? अमूर्त है. It's a high degree of abstraction, the structure of social relation in all societies as well as that within a particular society. वो कहते हैं कि ये अमूर्त चीज़ है, ये है तो ये एग्जिस्ट करती है, वेरी वेल देयर, बट आप इसको देख नहीं सकते. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. आगे बढ़ते हैं. अभी हम और समझेंगे कि लीवाई स्ट्रॉस का क्या मतलब है. लीवाई इस बात को एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कहने से स्ट्रक्चर को. Levi Strauss has used the concept of language analogy. ऊपर हमने देखा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने एक ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करी और उन्होंने कहा कि जो समाज है उसको हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक जीव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और समाज में स्ट्रक्चर का वही मतलब है जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए स्केलेटन का मतलब है, और उसके अंदर स्थापित वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो समाज के भाग हैं या अंग हैं. बट यहाँ पे क्लॉड लीवाई स्ट्रॉस ने दूसरी एनोलॉजी यूज करी जिसका नाम था लैंग्वेज एनोलॉजी या भाषा सदृश्य. यहाँ पे लैंग्वेज एनोलॉजी से क्लॉड लीवाई स्ट्रॉस का मतलब था कि जिस तरह से एक भाषा होती है, मतलब कि एक लैंग्वेज होती है, उसका एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर होता है. मतलब ही हैज कंपेयर्ड द सोसाइटी विद द लैंग्वेज. उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स यानी कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान को हमें अप्लाई करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. और उन्होंने भाषा को मॉडल लिया
और समझा कि कैसे ह्यूमन कल्चर या ह्यूमन सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. He saw some cultural systems like myths, kinship and social practice as analogous to language. उन्होंने देखा कि जो सामाजिक प्रणालियां हैं या सांस्कृतिक प्रणालियां हैं जैसे कि नातेदारी, मिथक या सोशल प्रैक्टिसेस या सामाजिक तरीके, वो सब क्या हैं? वो भाषा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं. बिकॉज उनका मानना था दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ साइन, संकेतों की एक ऐसी प्रणाली है जो गहन संरचनाओं द्वारा संचालित हो रही है. उनका ये कहना था जैसे लैंग्वेज किसी रूल्स और स्ट्रक्चर्स के ही द्वारा संचालित होती है. हर एक लैंग्वेज में वर्ड्स तो होते हैं, पर वर्ड्स को मीनिंग तभी मिलती है जब हम उसे ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से लेकर, जब जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से हम एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तभी जो वर्ड्स हैं उनको सही मायने मिल पाएंगे. दैट इज यू विल एबल टू डिसाइफर द लैंग्वेज. आप किसी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे. उसी तरह कल्चर कंसिस्ट ऑफ सिस्टम, और वो सिस्टम भी आप तभी डिसाइफर कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे जब उनके बीच के जो विभिन्न भाग हैं वो एक स्ट्रक्चर में बैठे हुए हों. जैसे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समाज के अंदर होते हैं, जिनमें बैठने के बाद ही आप उसके विभिन्न भागों का अध्ययन सही से कर सकते हैं. और लेवाई स्ट्रॉस का ये भी मानना था कि जो ये स्ट्रक्चर होता है ये बहुत नीचे होता है. इट इज बिलो द सर्फेस. मतलब कि ये एक तरह से किसी एक समाज की नींव होती है, और ये सुपरफिशियल नहीं होता. जैसे कि रैडक्लिफ ब्राउन का कहना था कि स्ट्रक्चर तो आप हमेशा पढ़ सकते हैं और ये ऊपर होता है समाज के. इनका मानना था कि जो स्ट्रक्चर है वो समाज के एकदम नीचे है, और यही हमारे बिहेवियर्स को शेप करता है और उसका अर्थ निकालता है. इन्होंने स्ट्रक्चर को डी सासुरे और से भी प्रेरित होकर के इन्होंने अपनी स्ट्रक्चरलिज्म की जो संरचना थी उसको दी थी. उन्होंने कहा था जैसे फर्डिनांड डी सासुरे का काम है या रोमन जैकबसन का काम है, जो कि अपने समय के महान लिंग्विस्ट हैं, उसी तरह से इन्होंने उनके कामों को ड्रॉ करके कहा कि जैसे लैंग होता है, द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, जो जैसे लैंग और परोल होता है किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग है वो किसी भी जो लैंग्वेज है उसका अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर है. और वो क्या देता है, किसी भी एक समाज में हम उसको कैसे समझ सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप या मिथ की तरह. उसी तरह परोल जो है वो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन है सेम लैंग्वेज में. सेम उसी तरह स्पेसिफिक किनशिप प्रैक्टिसेस हैं जो कि स्पेसिफिक है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी. बट जो ये किनशिप प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है, यानी कि दो तरह के आपके किन्स होंगे ही होंगे, कॉन्संग्यूनियल एंड अफाइनल, मतलब कि रक्त के संबंधी और विवाह के संबंधी. उसी तरह से ये मतलब एक यूनिवर्सल फिनोमेना है. बट स्पेसिफिक फिनोमेना क्या है कि किस तरह की प्रैक्टिसेस, किस तरह के किनशिप रिचुअल्स आप करेंगे किसी भी एक गिवन सोसाइटी के अंदर, वो स्पेसिफिक फिनोमेना है. सो दैट इज व्हाई लीवाई स्ट्रॉस हैज सेड दैट स्ट्रक्चर इज समथिंग वेरी डीप. बहुत डीप चीज है वो, और एक यूनिवर्सल फिनोमेना है. बट उसके क्या है, उसके इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं और वेरिएशंस हैं जो कि एक सोसाइटी स्पेसिफिक में आपको देखने को मिलते हैं. और उनका कहना था कि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर अंडरलाइंग डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस. उन्होंने बाइनरी अपोजिशन की अवधारणा को भी स्वीकारा था. उन्होंने कहा था कि जो कल्चर सिस्टम होते हैं वो बाइनरी अपोजिशंस में मिलते हैं, जैसे नेचर वर्सेस कल्चर, लाइफ वर्सेस डेथ. द्विआधारी विरोध या बाइनरी अपोजिशंस पे भी उनका मानना था.
आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, जस्ट एज लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ थॉट। ओके, और उनका ये भी मानना था कि जो स्ट्रक्चर होता है इट रिवील्स यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि जो ह्यूमन माइंड है वही उसी की डीप स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। उनकी कुछ स्टडीज थी, जैसे द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जहाँ पे उन्होंने ये आइडिया लगाया था। हाँ, माइंड की बात पे वो कहते हैं स्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन माइंड, स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द इनेट वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं वो हमारा जो इनेट वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड है उससे निकल कर आता है, और ये पूरे विश्व को क्लासिफाई करता है, स्ट्रक्चर्स देता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर जिसकी बात हम करते हैं यूनिवर्सैलिटी के रूप में, मतलब कि एक कॉमन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें क्या है, क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से, यानी कि कल्चर टू कल्चर, समाज से समाज पर कुछ जो है डाइवर्स चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के हमने समझ लिया कि उनका मतलब था लैंग्वेज एनोलॉजी के प्रिंसिपल को ड्रॉ करके लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के जैसे ही सोशल स्ट्रक्चर को दिखाना, और उन्होंने उसको ह्यूमन माइंड से भी कोरिलेट किया था और बाइनरी अपोजिशंस में देखा था। नाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर चुके हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जो भी लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे एक सोसाइटी को डिफाइन करते हैं वो क्या देखते हैं कि क्या भूमिकाएं हैं लोगों की एक समाज के अंदर। ओके, और वो स्टेटस ऑफ द एक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं, और वो क्या देखते हैं कि क्या स्टेटस, क्या स्थिति मिली हुई है एक पर्टिकुलर इंसान को एक समाज के अंदर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल एक सोशल ग्रुप हो सकता है, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप हो सकता है, एक स्पोर्ट ग्रुप हो सकता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ मैनेजर्स होते हैं, कोई फोरमैन होता है, कोई वर्कर होता है, और वो सब क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। वो अपने विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे होते हैं, और तभी क्या फैक्ट्री एज अ होल जो है काम कर रही होती है। तो जो समूह है उसी तरह से एक सोशल ग्रुप है, एक सामाजिक समूह है, और उसी तरह से एक इंडस्ट्रियल और स्पोर्ट्स ग्रुप है, जहाँ पे जिसको जो कार्य दिया गया है वो कार्य कर रहे हैं, और इसी तरह से एक संगठन या ग्रुप या इंडस्ट्रियल फैक्ट्री काम कर रही है। अब हम एक सोशल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में हम किसी आर्मी को, किसी ट्राइबल ग्रुप को ले सकते हैं, जहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है। सिर्फ रोल्स की बात नहीं कि एक रोल मिल रहा हो जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने देखा, बट एक अरेंजमेंट है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है डिफरेंट पार्ट्स का, कि हमें एक अरेंजमेंट मिलता है जिसमें पर्सन्स होते हैं, उन पर्सन्स के कुछ स्टेटस होते हैं। जैसे आप आर्मी की बात करें तो सबकी अलग अलग रैंक्स होती हैं, सबको अलग अलग अरेंजमेंट्स में बांटा जाता है, बटालियंस में बांटा जाता है, और रैंक के हिसाब से एक हायरार्की बिल्ट होती है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म मिलता है एक आर्मी को। उसी तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, और इन्हीं आर्मी के लोगों के पास क्या होता है, एक स्टेटस होता है। कोई हाई रैंक का होता है, कोई लो रैंक का होता है, कोई मिडिल रैंक का होता है, और ये स्टेटस जो है जिसकी बात हमने ऊपर मालिनोस्की ने की है और लेवी स्ट्रॉस ने करी है, ये स्टेटस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और यही डिस्टिंक्शन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम कैसे अलग हैं। वहाँ पे हम रोल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्टेटस की बात करते हैं।
सो रैटक्लिफ ब्राउन ने से फिर कहा है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद स्ट्रक्चरल सिस्टम, जब हम स्ट्रक्चरल सिस्टम के से कंसर्न होते हैं तो हम सोशल पोजीशन यानी कि स्टेटस की बात करते हैं, बट जब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हम किसको देखते हैं, सिस्टम ऑफ रोल्स को देखते हैं कि क्या रोल प्ले कर रहा है कोई। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि ऐसे एक स्ट्रक्चर है फैमिली का, फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि सोशल पोजीशन क्या मिली हुई, हु इज द फादर, हु इज द मदर, व्हाट आर द सोशल पोजीशंस गिवन टू देम, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है फादर और मदर से, व्हाट आर द रोल्स दे हैव गिवन टू देम। बट जब हम देखते हैं कि वो रोल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं तो हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सोसाइटी को हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो वहाँ पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, वहाँ पे फादर का एक स्टेटस है, दैट ही इज द डिफाइनिंग अथॉरिटी, द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली लाइज इन हिज हैंड, उसके पास है ताकत, सत्ता उसकी है। कहते हैं ना पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार, तो पितृ सत्तात्मक परिवार में सत्ता पिता के पास है, उसी तरह यानी कि स्ट्रक्चर उसके हाथ में है। जब हम स्ट्रक्चर की बात देखेंगे तो हम देखेंगे अथॉरिटी किसके हाथ में। फिर जब हम रोल्स की बात देखेंगे तो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात देखेंगे तो हम कहेंगे कि पिता क्या रोल्स प्ले करता है, किस तरह के रोल्स प्ले करता है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम गारो कम्युनिटी का भी ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया, तो गारो सोसाइटी का ले लेते हैं। गारो सोसाइटी क्या है, एक मैट्रिलिनियल ट्राइब है। मैट्रिलिनियल ट्राइब मतलब एक मात्र सत्तात्मक ट्राइब है, एक जो है जनजाति है जो कि मेघालय से आती है। अब इसका जो स्ट्रक्चरल स्टडी अगर हम करेंगे, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी मैट्रिलिनियलिटी मतलब कि मातृवंशीय जनजाति है, और इसका मातृवंश को हम देखेंगे कि क्या इसके वंश के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, इसकी संपत्ति यानी इनहेरिटेंस इसमें कैसे होता है, किस लाइन में जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, डिसेंट ये कैसे ट्रेस करते हैं, मतलब किस लाइन में ये देखते हैं कि पिता, जैसे मातृसत्तात्मक परिवार में माँ से बेटी की तरफ जो है ट्रेसिंग ऑफ लीनिएज होती है, तो हम ये देखेंगे कि उनके यहाँ कैसे ट्रेस हो रहा है लीनिएज, या मात्र जो निवास स्थान है वो कैसा है, यानी कि लोकेलिटी क्या है, मैट्री लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है। तो इस तरह की अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, हम उसको स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे। और जब हम देखेंगे कि उसके अंदर गारो वंश और संपत्ति के उत्तराधिकारी में हम देखेंगे कि किस तरह के रोल्स हैं, मतलब कि फैमिली टाइप्स क्या हैं, किस तरह के परिवार पाए जाते हैं, किस तरह की नातेदारी है, किस तरह की शादियां हैं, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या रिलीजियस बिलीफ है उनके, तब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और एक सोशल स्ट्रक्चर का, क्योंकि जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों के स्टेटस की बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर में पूरी सोसाइटी बैठी हुई है और उसके अंदर जो लोग हैं वो क्या स्टेटस प्ले कर रहे हैं। बट जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ओके और किस तरह से वो डिफरेंट रोल प्लेस कर रहे हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज। आप सीधे बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर की। जो मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं स्ट्रक्चरलिज्म में और जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे A.R. रैटक्लिफ ब्राउन की। ओके तो जब हम A.R. रैटक्लिफ ब्राउन की बात करते हैं तो ही वॉज द पर्सन हु वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ इमाइल दुर्खाइम। तो वो दुर्खाइम के जो काम थे उनसे बहुत बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने उन्हीं कामों को अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में ढाला हुआ था। उनका जो सिद्धांत था, हम उस सिद्धांत को कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या संरचना प्रकारवाद। ये एक ब्रिटिश स्ट्रक्चरलिस्ट थे, यानी कि ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म से आते थे।
उनकी हमने भी समझ लिया कि उनकी अप्रोच को हम संरचना प्रकार्यवाद कहते थे। और इन्होंने सबसे पहली बार अपना जो ये अप्रोच थी संरचना प्रकार्यवाद की अप्रोच इन्होंने 1914 में अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में दी थी, जो कि इन्होंने रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में डिलीवर किया था। अब हमने ऊपर समझा था कि कैसे ऑर्गेनिक एनोलॉजी और लैंग्वेज एनोलॉजी के दो थ्योरीज थे, दो कॉन्सेप्ट्स थे। तो ए.आर. रैटक्लिफ ब्राउन ने ऑर्गेनिक एनोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे अपना आइडिया बिल्ड किया था, जो और अपनी थ्योरी बिल्ड करी थी, जो कि थ्योरी थी स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच की। उन्होंने कंपेयर किया था सोसाइटी को एक बायोलॉजिकल ऑर्गन के साथ, जहाँ पे जो वेरियस पार्ट्स हैं वो क्या हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पे उनका बहुत ध्यान था। उन्होंने कहा था कि जब डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं किसी भी सोसाइटी के वो फंक्शन करते हैं तो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देते हैं सिस्टम को, और स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देते हैं। यहाँ पे इसी पॉइंट पे इनका क्रिटिक भी बहुत हुआ था, आगे बात करेंगे उसकी। मतलब कि इन्होंने जो सामाजिक संरचना है उसकी स्थिर और व्यवस्थित प्रणाली के रूप में उसको देखा था। उनका ये मानना था कि हमें सोसाइटी को जिस भी मेथड से हम पढ़ें या इन्वेस्टिगेट करें, वो जो मेथड्स हों वो नेचुरल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स। उन्होंने सोसाइटी को एक बायोलॉजिकल या नेचुरल एंटिटी के रूप में देखा, और उन्होंने कहा कि दिस शुड बी द वे ऑफ स्टडिंग द सोसाइटी। और उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया इंडिविजुअल और पर्सन के बीच में, मतलब व्यक्ति और प्राणी के बीच में। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, यानी कि एक जैविक जीव है जो बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस को प्ले करता है, यानी कि बहुत सारे शारीरिक और मानसिक कार्यों को करता है जीवित रहने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा एक पर्सन होता है, यानी कि एक प्राणी होता है जिसके जो क्या है, ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जो क्या है, सामाजिक रिश्तों का एक जटिल रूप है। जब हम इंडिविजुअल को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन प्ले करता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक कार्य करता है जीवित रहने के लिए। और जब हम एक इंसान को एक सोशल पर्सन के रूप में देखते हैं, यानी कि एक प्राणी के रूप में देखते हैं, तो हम मानते हैं कि वो कुछ नहीं बट एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है, सामाजिक रिश्तों का एक जटिल रूप है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि जैसे आपने मोगली को देखा होगा, मोगली वॉज अ बायोलॉजिकल बीइंग, नॉट अ सोशल बीइंग, बिकॉज उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ था। सोशलाइजेशन या सामाजिकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग में क्रिएट किया जाता है। कभी कभी हम इसे एनकल्चरेशन भी कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, यानी कि हमें कल्चर्ड किया जा रहा है, हमें कल्चर का गिफ्ट दिया जा रहा है और हमें बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनाया जा रहा है। यानी कि अब हम जो भी गतिविधियां करेंगे वो क्या होंगी, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होंगे। हम जो भी काम करेंगे वो एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया होगी, जटिल सामाजिक रिलेशंस होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रैटक्लिफ ब्राउन ने कही, और इसीलिए उन्होंने कहा दैट उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया जिसका मतलब था सोशल पर्सनालिटी फॉर द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाइज इन अ सोशल स्ट्रक्चर। जो हम स्टेटस की बात कर रहे थे उस टर्म को ना यूज़ करके इन्होंने सोशल पर्सनालिटी का टर्म यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि हर एक इंसान की एक पोजीशन होती है, एक स्टेटस होता है किसी एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये तय नहीं है कि क्या वो जो इंसान है वही स्टेटस को ज़िंदगी भर कैरी करता रहेगा, और वो जो स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा समय के साथ। उनका ये कहना था कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सोसाइटी है इट इज़ नॉट जस्ट हैपहज़ार्ड कंजक्शन ऑफ पर्सन। समाज केवल व्यक्तियों का एक बेतरतीब संयोजन नहीं है। सोसाइटी इज़ नॉट अ हैपहज़ार्ड कंजक्शन ऑफ पर्सन्स, बल्कि ये क्या है, एक संगठित प्रणाली है।
दैट इज इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम जहां मानदंड और मूल्य व्यक्तियों के बीच रिश्तों को नियंत्रित करते हैं, जहां पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल. ओके, सो सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ हैप्पीजर्ड कंजक्शंस ऑफ पीपल, बट कि एक क्या है, बहुत ही संगठित प्रणाली है जहाँ पे बेतरतीब संयोजन नहीं है लोगों का, पर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज. हम हमेशा कहते हैं कि इन सोसाइटी यू नीड टू परफॉर्म सोशल बिहेवियर इन अ मैनर दैट यू शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. यही मतलब है यहाँ पे रैटक्लिफ ब्राउन का, कि जब हमारा समाजीकरण होता है और हम एक बायोलॉजिकल बीइंग से एक सोशल बीइंग बनते हैं, तो हम इस तरह के नॉर्म्स और वैल्यूज से गाइडेड यानी कंट्रोल होते हैं, जहाँ पे हम एक ऐसा सोशल बिहेवियर पेश करते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें अपनाएं. According to Ratcliffe Brown, all social relations of person to person are interpersonal, for example, kinship structure, and the differentiation of individual and the classes by their social role are in fact concerned with the relationship between person, which norms and values of the society condition. वही बात जो हमने ऊपर करी. अच्छा, अब यहाँ पे जो एक डिस्टिंक्शन था रैटक्लिफ ब्राउन और लीवाई स्ट्रॉस के बीच में, उन्होंने कहा था दैट सोशल स्ट्रक्चर इज अ कॉन्क्रीट रियलिटी. जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक रियलिटी है, जो सामाजिक रचना है वो एक ठोस वास्तविकता है. इट्स अ कॉन्क्रीट रियलिटी. और इस कॉन्क्रीट रियलिटी में सेट ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग रिलेशंस एट अ गिवन मोमेंट होते हैं. उनका मानना था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक ठोस वास्तविकता है, और उस ठोस वास्तविकता में एक समय पे हो रही सारी गतिविधियां मौजूद होती हैं. इट्स अ सेट ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग रिलेशंस एट अ गिवन मोमेंट. ठीक है, जो एक निश्चित समय पर अस्तित्व में मौजूदा रिश्तों का एक सेट बनाती हैं, और वो क्या करती हैं, एक मानव को दूसरे मानव से कनेक्ट करती हैं. उन्होंने कहा था वी कैन कंडक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. We can see the actually existing relationships, describe and classify them, and understand the relations of person with others. उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक सोशल स्ट्रक्चर को का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं, वास्तविक रूप में मौजूदा रिश्तों को देख सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, और व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ रिश्तों को समझ सकते हैं. अब ये जो कहना है ये लीवाई स्ट्रॉस से बहुत अलग है. लीवाई स्ट्रॉस का कहना था दैट सो द स्ट्रक्चर इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट. जो स्ट्रक्चर है वो मानसिक रूप पे पाया जाता है, वो जो इंसानी दिमाग है उसके अंदर होता है, उसको हम देख नहीं सकते, वो एम्पिरिकल एंटिटी नहीं है. बट इनका कहना है कि हम उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण और वर्णन कर सकते हैं. So this is the difference between the social structure, the concept of social structure propounded by Radcliffe Brown with Levi Strauss. Okay. सामाजिक संरचना पर्यवेक्षणीय है, अनुभवज्य है, और प्राकृतिक और जैविक विज्ञान की विधियों से अध्ययन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है. ये रैटक्लिफ ब्राउन का कहना था. सोशल स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्वेबल, एम्पेरिकल एंड फुली एमेनेबल टू स्टडी बाय मेथड्स ऑफ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. ओके. नेक्स्ट, उनका ये कहना था कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है जो समय के साथ बदलता रहता है, वैसे एक सोशल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक समय के साथ बदलता रहता है. बट उनका बहुत ज़्यादा जोर था दैट दिस चेंज इज स्टेबल, कि ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये बहुत स्थिर परिवर्तन है. Social structure continues over time, a kind of continuity that Radcliffe Brown as dynamic continuity. उन्होंने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्थिर परिवर्तन होते हैं, और स्थिर परिवर्तन की वजह से वो उसकी जो सामाजिक संरचना है वो समय के साथ बनी रहती है, और जो बनी रहती है उसको उन्होंने टर्म यूज किया गतिक निरंतरता, यानी कि डायनामिक कंटिन्यूटी का टर्म यूज किया. उन्होंने कहा कि जो ये स्थिरता है वो बनी रहती है, जिसे हम डायनामिक कंटिन्यूटी कहते हैं. इस गतिक निरंतरता
निरंतरता कहते हैं। अम, उन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ लिविंग बॉडी जो कि डेवलपमेंट और जिसका डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन दोनों होता है। जैसे एक बॉडी है जिसमें हमेशा सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं जब हम सोते हैं या जब हम एजिंग हमारी होती रहती है और एक धीमे 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 करके हम ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से एक सोसाइटी है जहाँ पे सेल्स रिन्यू होते रहते हैं और सोशल लाइफ जो है वो रिन्यू हो सकती है। ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी एंड टू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ओके, यानी कि आइडियोग्राफिक से नोमोथेमेटिक, यानी कि आदर्शिक से नियमात्मक तक की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें हर एक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर डिस्कवर करना चाहिए और पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ओके रैटक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों और समूह के बीच वास्तविक संबंधों के नेटवर्क के रूप में भी परिभाषित किया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना कोई अमूर्त धारणा नहीं, जिसकी बात हम कर चुके हैं, बल्कि एक वास्तविक घटना है जिसे हम अनुभवज्य रूप से देख और विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि एक एम्पिरिकल जो है ऑब्जर्वेबल यूनिट है सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर रैटक्लिफ ब्राउन के लिए सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं थे, बट इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे रैटक्लिफ ब्राउन का लेना देना था। और जो जो रैटक्लिफ ब्राउन का जो सिद्धांत था सोशल स्ट्रक्चर का वो फंक्शनैलिटी यानी कि प्रकारवाद पर केंद्रित था। उनका कहना था कि रैटक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया कि सामाजिक संस्थाएं और संबंध किस प्रकार समाज की एकता और सामंजस्य को बनाए रखते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक संरचना का प्रत्येक तत्व पूरी प्रणाली को बनाए रखने में एक भूमिका निभाता है, यानी कि सम फंक्शन इट कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेन द होल, the complex whole which we call as the society. उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना को एक ऐसे ढांचा माना जा सकता है जो भूमिकाएं, नियमों, मानदंडों और मूल्यों का व्यवस्थित करता है। और बात कर लेते हैं। सामाजिक रैटक्लिफ ब्राउन ने डिस्टिंग्विश किया सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर के बीच में। उन्होंने कहा कि कल्चर तो आपके आइडियाज, बिलीफ और वैल्यूज हैं, बल सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप्स। तो उन्होंने समाज के लिए उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर वर्ड और जो कल्चर या संस्कृति को अलग किया, भिन्न किया। और उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है उसमें आइडियाज, बिलीव्स एंड वैल्यूज यानी कि आपके विचार, विश्वास और मूल्य आते हैं, जबकि संरचना के अंदर आपकी अंतः क्रियाएं आती हैं। और उनका बहुत एम्फेसिस था रिगरस फील्ड वर्क पे, यानी कि कार्य क्षेत्र पे। उन्होंने कहा था वी शुड हैव एथनोग्राफिक डेटा टू एनालाइज सोशल स्ट्रक्चर। और उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम, राइट्स, रिचुअल्स के ऊपर काम करने के लिए कहा था सबको। और अभी हम बात कर ही चुके हैं। उन्होंने कहा था सोशल स्ट्रक्चर इज अ रियलिटी एंड नॉट एब्स्ट्रैक्ट नोशन, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर एक वास्तविकता है और ना ही अमूर्त आदर्शवाद। इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म। और उन्होंने कहा था इन सारे सोसाइटल एलिमेंट्स के बीच एक इंटरडिपेंडेंस है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी और चेंज की बात पर सामाजिक संरचनाओं की स्थिरता पर जोर दिया था और यह स्वीकारा था कि वो स्थिर होते हैं। अब देख लेते हैं कि उनकी आलोचना किस चीज़ पे हुई थी। रैटक्लिफ ब्राउन का जो दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की गई थी कि उन्होंने स्थिरता और सामंजस्य पर अधिक जोर दिया था और संघर्ष, शक्ति राजनीति और व्यक्तिगत एजेंसी की उपेक्षा की थी। उन्होंने नेग्लेक्ट किससे किया था? कॉन्फ्लिक्ट, पावर डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल एजेंसी। और उन्होंने कहा था स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो ज़्यादा होती है, और जो रेवोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है।
मतलब कि उसकी वजह से जो समाज में अंतर आता है या चेंज आता है, उसकी बात उन्होंने नहीं की, उसे उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। पर अब देख लगते हैं कि उन्होंने विरासत क्या छोड़ी। उन्होंने रैटक्लिफ ब्राउन ने एक फाउंडेशन करी, रैटक्लिफ ब्राउन का जो कार्य था वो आधुनिक सामाजिक मानवशास्त्र की नींव था। उनके जो एम्पिरिकल डेटा की जो उन्होंने बात करी और फोकस किया रिलेशनल नेटवर्क्स के ऊपर, उससे सब्सिक्वेंट किनशिप लॉ और पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत सारी स्टडीज हुई। अब कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन में रैटक्लिफ ब्राउन ने असर्ट किया दैट सोशल स्ट्रक्चर इज अ रियलिटी ग्राउंडेड एंथ्रोपोलॉजी इन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, अभी हमने बात करी थी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एनोलॉजी यूज करी थी और उन्होंने स्ट्रक्चर को क्या कहा था, दैट दिस इज समथिंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी विच इज बेस्ड ऑन ह्यूमन माइंड। उन्होंने कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीज है और ये मानवीय दिमाग के ऊपर ज्यादा बल देती है, उसी के संरचना पे ही समाज की संरचना देखी जा सकती है। सो अगर हम उनका इंट्रोडक्शन देखें तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी थे और जिन्हें हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की क्षेत्र में मुख्य कार्य किए थे। उनका जो कार्य था वो मिथकों और नातेदारी प्रणालियों के ऊपर था और उन्होंने काफ़ी सारी क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ की थी, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस की थी ऑफ मिथ एंड किनशिप सिस्टम्स। उनका मानना था कि सामाजिक संरचना केवल सामाजिक व्यवहारों की सतही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह मानसिक प्रक्रियाओं की गहरी संरचना का परिणाम है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जो समाजों को आकार देती है। यानी कि ये क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं की गहरी संरचनाओं की तरह ही समाज को आकार देती है। Social structure is not just the surface manifestation of observable behavior, but a reflection of fundamental mental processes that shape human societies. मतलब कि ये सिर्फ एक सतही चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डीप चीज है जो कि मेंटल प्रोसेसेस से कोरिलेट की जा सकती है। दी सोशल स्ट्रक्चर एज मॉडल, उन्होंने सामाजिक स्ट्रक्चर को एक मॉडल की तरह लिया और उन्होंने कहा समाज की सामाजिक संरचना एक मॉडल है जो उन गहरे मानसिक ढांचों का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्तियों के मन में मौजूद होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल माइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। उनका कहना था कि ये मानसिक संरचनाएं यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर्स समाजों के संगठन, उनके रीति रिवाजों और उनके मिथकों को आकार देते हैं। यानी कि वो क्या शेप करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर कस्टम्स एंड देयर मिथ्स। सामाजिक संरचना इस दृष्टिकोण से केवल बाहरी या भौतिक वास्तविकता नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से एक एक्सटर्नल और फिजिकल एंटिटी नहीं है, पर क्या है, एक अमूर्त प्रणाली, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द अंडरलाइंग रूल्स एंड पैटर्न्स, जो कि तभी समझी जा सकती है जब हम अंतर्निहित नियमों और पैटर्न्स का अध्ययन करें और समझें। इसी बात को उन्होंने लैंग्वेज से रिलेट किया था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इनका ये कंट्रीब्यूशन है और कितनी सही बात ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट एन एक्सटर्नल और फिजिकल रियलिटी। वो क्या है, एक बाहरी या भौतिक वास्तविकता मात्र नहीं है, ये एक अमूर्त प्रणाली है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और इसको समझने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें डीप डाउन इन द इंडिविजुअल माइंड जाना है, हमें अपने मन के भीतर जाना है और अपने मन के जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के रूप में हम सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं, हिज स्ट्रक्चरलिज्म वाज बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज एनोलॉजी। उनका जो संरचनावाद था वो भाषा का उपमेय का इस्तेमाल कर रहा था।
लेवी स्ट्रॉस का ने समाज को समझने के लिए भाषा का उपमेय यानी लैंग्वेज एनोलॉजी का इस्तेमाल किया था। जैसे भाषाविद एक भाषा के अंश का विश्लेषण करते हैं ताकि उस भाषा का अंतर्निहित व्याकरण नियमों को पहचाना जा सके, वैसे ही संरचनावादी सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं ताकि उसके पीछे छिपी गहरी संरचना को समझ सके। यानी कि जो लैंग्वेज एनोलॉजी है उसमें उन्होंने कहा कि जैसे लिंग्विस्ट जो होते हैं वो किसी भी एक पीस का मीनिंग निकालने के लिए, लैंग्वेज के किसी भी एक पीस का मीनिंग निकालने के लिए अंडरलाइंग ग्रामेटिकल रूल्स को समझते हैं, वैसे ही जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो सोशल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए उसके अंदर जो डीप रूल्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको समझते हैं और वो उन स्ट्रक्चर से गवर्न होते हैं। सो लीवाई स्ट्रॉस की तरह अगर लीवाई स्ट्रॉस का माने तो वो कहते हैं सोसाइटी फंक्शंस लाइक अ लैंग्वेज सिस्टम। जो समाज है वो भाषा प्रणाली की तरह कार्य करता है जहाँ दिखाई देने वाले व्यवहार और अनुष्ठान बहुत गहरे हैं और कभी-कभी अवचेतन ढांचे के प्रतिबिंब होते हैं। Where the observable behaviors and rituals are expression of deeper, often unconscious structures. यानी कि जो ये structures हैं ये unconscious हैं। क्यों? क्योंकि ये human mind से निकले हुए हैं। Now, from observable behavior to structure. दृश्यात्मक व्यवहार से संरचना तक। संरचनावाद में ध्यान केवल दृश्यात्मक व्यवहार पर नहीं बल्कि उनके गहरे ढांचों पर केंद्रित होता है जो इन व्यवहारों से नियंत्रित होते हैं। प्रकारवाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, यह जो है प्रकारवाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसमें समाज को एक जीवित जीव के रूप में देखा जाता था और जो अपने कार्यों को पूरा करता था। इसके बजाय संरचनावाद में समाज के गहरे मानसिक ढांचों को देखा जाता है। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने का एक ढंग है ये, ठीक वैसे ही जैसे भाषा में व्याकरण शब्दों और वाक्यांशों को व्यवस्थित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में अगर हम समझ लें, लीवाई स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना को उन गहरे अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का एक मॉडल कहा था जो समाज को आकार देते हैं। भाषा के उपमेय का उपयोग करा था। उन्होंने यह प्रस्तावित किया था कि ठीक वैसे ही जैसे भाषा में व्याकरण को समझने के लिए उसके अंतर्निहित नियमों का विश्लेषण किया जाता है, समाज में सामाजिक व्यवहार को विश्लेषण करके उसकी संरचना को समझा जा सकता है। ये जो था वो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म था जो कि लेवाई स्ट्रॉस ने दिया था। अब हम आगे बात करते हैं एसएफ नडल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे जोर दिया था और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो दोनों की ही एक सिंथेसिस था। मतलब कि उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद का सिद्धांत दिया था और उन्होंने दोनों ही जो फील्ड्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म उससे अपना ये थ्योरी ड्रॉ करी थी। एसएफ नाडेल एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जिन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने सामाजिक विश्लेषण के लिए संरचनात्मक और प्रकारात्मक दृष्टिकोणों को एकीकृत करने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अधिक समग्र सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसे हम संरचनात्मक प्रकारवाद कहते हैं। नाडेल का काम इन दोनों सिद्धांतों का संश्लेषण माना जाता है, मतलब सिंथेसिस ऑफ बोथ द स्ट्रक्चरलिज्म एज वेल एज फंक्शनलिज्म, जो समाज की संरचना और उन संरचनाओं द्वारा किए गए कार्यों के बीच एक आपसी संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। अब नाडेल का तर्क यह था कि सामाजिक संरचना और सामाजिक कार्य निकटता से जुड़े हुए हैं, दे आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड, व्हाट सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शंस। जबकि प्रकारवाद यह विचार करता है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखती हैं। संरचनावाद समाज में संबंधों की नींव को समझने में केंद्रित होता है। नाडेल ने इन दोनों दृष्टिकोणों को एकीकृत किया और कहा कि समाज को पूरी तरह से समझने के लिए दोनों ही सामाजिक संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं द्वारा बनाई गई संरचनाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है।
मतलब कि दोनों की सिंथेसिस यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की सिंथेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी। उन्होंने इस बात को खारिज किया जो कि रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा था दैट दी सोसाइटी आर मोर स्टेबल। उन्होंने कहा कि सोसाइटीज आर नॉट जस्ट स्टैटिक और आइसोलेटेड एंटिटीज, दे आर डायनामिक एंड मस्ट बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म इन लार्जर सोशल सिस्टम्स। यानी कि सामाजिक संरचनाएं केवल स्थैतिक नहीं है, पृथक इकाइयां हैं, ये गतिशील है और इनमें हो रहे कार्यों के संदर्भ में विश्लेषित किया जाना बहुत अनिवार्य है। उनका उनका जो फोकस था वो तंत्र पे केंद्रित था, मतलब कि उनका जो ध्यान था वो सिस्टम के ऊपर फोकस था। नाडेल ने जोर दिया कि समाज एक ऐसा तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक भाग जैसे संस्थाएं, भूमिकाएं, सामाजिक मान्यताएं समाज के एक समग्र कार्य में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। नाडेल ने यह प्रस्तावित किया कि सामाजिक तंत्र का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि यह समाज की स्थिरता और संपूर्णता बनाए रखने में कैसे योगदान देता है। उन्होंने सामाजिक कार्यों और संरचनात्मक रिश्तों से को जोड़ा जो समाज का एक व्यवस्थित रूप से पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन नाडेल का जो काम था वो था देखना कि हाउ दी बोथ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म कैन कंट्रीब्यूट। अब इसकी एक समरी देख लेते हैं संक्षेप में। एसएफ नाडेल का जो काम था वो संरचनात्मक प्रकारवाद के रूप में संश्लेषित किया जाता है, जो समाज की संरचना और उन संरचनाओं द्वारा किए गए कार्यों के बीच के संबंधों को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब एडमंड लीच की बात कर लेते हैं। एडमंड लीच ने भी कॉन्सेप्ट दिया सोशल स्ट्रक्चर का। वो भी एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उनका जो काम था वो पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटीज़ के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने जो फोकस किया था सिंबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। जो एडमंड लीच एक ब्रिटिश मानवशास्त्री थे जिनके कार्यों ने सामाजिक संरचना के अध्ययन विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया समाजों में संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। लीच ने सामाजिक प्रणालियों को प्रतीकात्मक और संरचनात्मक पहलुओं को समझने पर जोर दिया था। उन्होंने संरचनावाद अन्य सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के बीच एक पुल का काम किया था, जस्ट लाइक दी एसएफ नाडेल वर्क्स। अब की कंट्रीब्यूशन क्या था, कैसे उनका एसएफ नाडेल से अलग था। ओके, तो लीच ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए संरचनावाद को अपनाया, लेकिन उन्होंने इसके कठोर और निर्धारित दृष्टिकोण की आलोचना भी की। लीच का मानना था कि सामाजिक संरचनाएं स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं होती हैं, बल्कि समय के साथ गतिशील और लचीली होती हैं। लीच ने जोर देकर कहा कि सामाजिक संरचनाओं को केवल संस्थागत व्यवस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच के संबंधों के तंत्र के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने इसे परस्पर जोड़ते हुए निरंतर बदलने वाले तंत्र के रूप में देखा। और इन्होंने रोल ऑफ सिंबल्स की बात करी, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रतीकों की भूमिकाओं की बात करी। लीच का कहना था हाउ सिंबल्स एंड मीनिंग शेप सोशल स्ट्रक्चर। उनका ये मानना था कि कैसे प्रतीक और उनके अर्थ किसी भी सामाजिक संरचना को आकार देते थे। उनका मानना था कि सामाजिक संरचनाएं सांस्कृतिक प्रतीकों यानी कि सोशल सिंबल्स या कल्चरल सिंबल्स, अनुष्ठानों, रिचुअल्स और प्रथाओं, प्रैक्टिसेस में गहराई से अंतर्निहित होती हैं, यानी कि उनके अंदर एम्बेडेड होती हैं। समाज में लोग जिन प्रतीकों जैसे रिश्तों में इस्तेमाल होने वाले शब्द, धार्मिक विश्वास का उपयोग करते हैं, वे सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल दी सिंबल ऑफ ओम विच इज़ यूज्ड इन हिंदुइज्म और द सिंबल ऑफ चांद सितारा विच इज़ यूज्ड इन इस्लाम, ये सारे जो सिंबल्स हैं उनका ये मानना था वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लीच ने रिश्तों के अध्ययन में कुटुंब व्यवस्था यानी कि नातेदारी
को शामिल करते हुए इसे सामाजिक संरचना का हिस्सा बताया। He argued that kinship systems are not just biological relationships but are deeply connected to social structures of the society. सो ये एक महत्वपूर्ण योगदान था लीच का, जिन्होंने सिंबल्स को एक सोशल स्ट्रक्चर में एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस की तरह पेश किया और उन्होंने कहा वो बता सकते हैं कि क्या अंतर है। हाँ, इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और इस लेक्चर को साथ मेरे लिए जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में बस हम कहेंगे कि क्रोबर ने स्ट्रक्चरलिज्म को एक प्लेजेंट पजल यानी कि सुखद पहेली बहुत सही कहा।